जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इतिहास या हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में या सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक के बारे में जिसमें से क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में सबसे ज्यादा होती है। और टॉपिक का नाम है दोस्तों एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, या हिंदी में हम इसे कहते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया या भारत में यूरोपियों का आगमन। सभी जानते हैं दोस्तों हम सब कि भारत में कुल मिलाकर के बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी कंट्रियां आई और बहुत सारी कंट्रियों ने आकर के हमारे देश के साथ व्यापार किया और कुछ ऐसी कंट्रियां थी जिन लोगों ने आकर के हमारे ऊपर रूल भी किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी जो हम पढ़ने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया या भारत में यूरोपियों का आगमन, इसमें हम 5 यूरोपीय कंट्रियों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे देश में आई और हमारे देश के साथ उन्होंने क्या किया, व्यापार किया या हमारे देश के अनुसार रूल किया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो कंट्री हमारे यहाँ आई यूरोपीय कंट्री, उसका नाम था पुर्तगाल या पोर्चुगल। सबसे पहले आने वाली कंट्री थी पुर्तगाल। इसके बाद आए डच। बेसिकली नीदरलैंड या हॉलैंड के लोगों को ही क्या कहा जाता है, डच कहा जाता है। इसके बाद आए ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। इनके बाद हमारे यहाँ चौथे नंबर पर आए डेनिश। डेनमार्क के लोगों को ही क्या कहा जाता है, डेनिश कहा जाता है। और अंत में हमारे यहाँ आए कौन, फ्रांसीसी। तो दोस्तों ये इनके आने का क्रम है PDBDF। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स, डेनिश और फ्रांसीसी। दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक तो इनके आने के क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा इनके कंपनी बनने का क्रम पूछा जाता है, और तीसरा इनकी फैक्ट्री किस किस एरिया में डली या किस स्टेट में डली वो आपसे पूछा जाता है। तो अगर बात की जाए पुर्तगालियों के आने की, तो ध्यान रखिए दोस्तों, पुर्तगालियों में सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा जो भारत में आ तो जाएगा 17 मई सन 1498 को। और ध्यान रखिए दोस्तों 1498 में ही इनकी सबसे पहली कंपनी स्थापित हो जाएगी। इसके बाद ध्यान रखिए दोस्तों हमारे देश में आएंगे कौन, डच या नीदरलैंड के लोग। और ये लोगों की जो कंपनी बनेगी वो बनेगी सन 1602 में। इसके बाद अंग्रेजों की कंपनी स्थापित होगी जो इनसे पहले स्थापित हो जाएगी 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को लंदन में स्थापना होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो आने का क्रम है पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। लेकिन यदि कंपनी बनने का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच। इसके बाद हमारे देश में आएंगे डेनिश लोग और इनकी कंपनी स्थापित होगी 1616 में। 1616 में इन डेनिश लोगों की कंपनी स्थापित होगी। और सबसे लास्ट आएंगे फ्रांसीसी जिनकी कंपनी स्थापित होगी सन 1664 में। तो ये इनके आने का क्रम है और ये इनके कंपनी बनने का क्रम है। एक और क्रम पूछा जाता है आप लोगों से जो है इनके फैक्ट्री डलने का क्रम, और फैक्ट्री कहां-कहां पर इन लोगों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो अगर पुर्तगालियों की बात की जाए तो पुर्तगालियों की जो सबसे पहली कंपनी या सबसे पहली कंपनी बनी वो तो बन गई 1498 में, लेकिन इनकी जो सबसे पहली फैक्ट्री डलेगी वो डलेगी सन 1503 में। और ध्यान रखिए दोस्तों इनकी जो फैक्ट्री डलेगी वो सबसे पहले होगी कहां, कोचीन में। पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री 1503 में स्थापित हुई कहां, कोचीन में। अगर डच की बात की जाए तो डच लोगों की जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो स्थापित होगी सन 1605 में। और ध्यान रखिए दोस्तों कहां स्थापित होगी, तो मुसलीपट्टनम में सन 1605 में मुसलीपट्टनम में स्थापित होगी। अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री लगेगी सन 1611 में। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों अंग्रेजों की जो 1611 में फैक्ट्री लगेगी
वो मुसलीपट्टनम में लगेगी और ये एक अस्थायी फैक्ट्री थी, टेम्पररी फैक्ट्री थी। ये भी कहां लगेगी? मुसलीपट्टनम में। और इसके बाद इनकी जो स्थायी फैक्ट्री लगेगी वो लगेगी सन 1613 में, कहां? गुजरात के सूरत में। लेकिन दोस्तों अगर आपसे सबसे पहली फैक्ट्री पूछी जाए तो हमेशा बताएंगे 1611 मुसलीपट्टनम में। इसके बाद डेनिश लोगों की जो सबसे पहली फैक्ट्री लगेगी वो लगेगी सन 1620 में। आने के 4 वर्ष के उपरांत 1620 में ये लोग अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाएंगे कहां? केरल के त्रावणकोर में। और जो अंतिम आए फ्रांसीसी जो आए तो 1664 में, यानी 1664 में इनकी कंपनी स्थापित होगी और 4 वर्ष के पश्चात ही 1668 में इनकी सबसे पहली फैक्ट्री लगेगी। और इनकी फैक्ट्री भी कहां चलेगी? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सूरत यानी गुजरात में। तो ये यूरोपीय कंपनियों के या यूरोपीय देशों के आने का क्रम, ये उनकी इस कंपनी की स्थापना का क्रम और ये है उनके फैक्ट्री की स्थापना का क्रम। तो यहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसको ढंग से आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पुर्तगालियों की। सबसे पहले हमारे देश की यूरोपीय कंट्री जो आई उसका नाम क्या था? पुर्तगाल या पोर्चुगल से लोग आए, जिनको हम क्या कहते हैं? पुर्तगाली कहते हैं। तो ये पुर्तगालियों को सबसे पहले तो दोस्तों समझने की बात यह है कि पुर्तगालियों को या इन यूरोपीय कंट्रियों को भारत आने की आखिर जरूरत पड़ी क्यों? तो ध्यान रखेंगे 15वीं सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय कंट्रियां थी वहां पर पुनर्जागरण की प्रथा स्टार्ट हुई। कहने का मतलब नई चीजों की खोज इन लोगों के द्वारा शुरुआत हुई। नई चीजों की खोज करने की इनमें लालसा थी, या कह सकते हैं कि बहुत जल्दी कुछ चीजों का इन्वेंशन करने की या खोज करने की इनके अंदर की जो लालसा थी उसे यहाँ पर क्या नाम दिया जा रहा है? पुनर्जागरण का नाम दिया जा रहा है। और इसी पुनर्जागरण का एक ये नतीजा निकला कि इन कंट्रियों के द्वारा खोज शुरू हुई किसकी? हिंदुस्तान की। और ध्यान रखिए उसी हिंदुस्तान की खोज करने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति निकलेगा उसका नाम होगा बार्थोलोमियो डियाज। हिंदुस्तान की खोज करने के लिए जो सबसे प्रथम व्यक्ति निकलेगा वो निकलेगा 1488 में, जिसका नाम होगा बार्थोलोमियो डियाज। लेकिन ये जो बार्थोलोमियो डियाज नाम का शख्स था ये निकला तो था 1488 में भारत की खोज करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां तक पहुंच पाया? केप ऑफ गुड होप तक पहुंच पाया। और केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद इसे लगा कि आगे कोई और देश है ही नहीं, दुनिया यहीं पर समाप्त है, और ये वापस अपने नाम को लेके अपने देश की तरफ। और ध्यान रखिए दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए केप ऑफ गुड होप तक के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन है, तो उस व्यक्ति का नाम है बार्थोलोमियो डियाज। इसी के उपरांत इसी से इंस्पायर होकर के एक और व्यक्ति जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड से निकलेगा 1492 में। और ध्यान रखिए दोस्तों इस व्यक्ति का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का शख्स जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड से निकलेगा। और ध्यान रखेंगे 1492 में ये निकला स्पेन की राजधानी मैड्रिड से हिंदुस्तान तक के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। ये भी पहुंचा कहां तक? केप ऑफ गुड होप तक। लेकिन केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद ये पूर्वी दिशा की ओर मुड़ने की बजाय कहां मुड़ गया? पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ गया। और इसने खोज कर दी किसकी? वेस्ट वाली कंट्रियों की, जैसे अमेरिका, वेस्ट इंडीज, इन कंट्रियों की खोज करने वाला कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ध्यान रखिए दोस्तों वेस्ट की ओर पहुंचा कहां? अमेरिका। और अमेरिका के ही लोगों को इसने नाम दे दिया क्या? रेड इंडियंस का। इसके बाद अभी भी क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान था उस हिंदुस्तान की खोज अभी भी अधूरी थी, इसीलिए इसी के बगल देश से जिसका नाम है पुर्तगाल या पोर्चुगल, वहां से एक शख्स निकलेगा 1498 में।
और ध्यान रखिए दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम होगा वास्को डी गामा। और ध्यान रखेंगे ये वास्को डी गामा नाम का शख्स निकलेगा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से एक व्यक्ति निकलेगा जिसका नाम होगा वास्को डी गामा। और यही वास्को डी गामा नाम का शख्स ये भी पहुंचेगा कहां तक, केप ऑफ गुड होप तक। लेकिन केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने के पश्चात ये एक व्यक्ति की मदद से, एक गुजराती व्यापारी जो कि वहां पर मौजूद था, उसकी मदद से ये पहुंचेगा कहां तक, हिंदुस्तान तक। और पहुंचेगा कहां, हिंदुस्तान के केरल के कालीकट बंदरगाह तक। और उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मजीद। उस गुजराती व्यक्ति का नाम क्या था, अब्दुल मजीद। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा। केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा करके आया था। 90 डेज की जो इसकी समुद्री यात्रा थी, इसके जो जहाज था उस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। इसके जहाज का नाम साओ गैब्रियल था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 1498 वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकला और 17 मई सन 1498 को कहां पहुंच गया, भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा। और कालीकट बंदरगाह पर इसका भव्य स्वागत किया गया, किसके द्वारा, केरल के ही एक शासक के द्वारा, जिसका नाम था जमोरिन। केरल के ही एक शासक जमोरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया किसका, वास्को डी गामा का। हमारे हिंदुस्तान के गुलाम बनने की सबसे बड़ी वजह ऐसे ही लोग हुआ करते थे जो कि अतिथियों का सत्कार किया करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ही पुराने समय से, एंशिएंट टाइम से एक प्रथा चली आ रही है जिसे हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। और यही अतिथि देवो भव ही हमारे गुलाम बनने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। अगर इस जमोरिन के द्वारा इस वास्को डी गामा का स्वागत नहीं किया जाता बल्कि इसे डंडे मारकर भगा दिया जाता, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि कोई दूसरी कंट्री हमारे देश पर नजर मारती। लेकिन लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ हमारे देश की तरफ, क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति आ रहा है और उस व्यक्ति का स्वागत किया जा रहा है, साथ ही साथ उसे बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वो बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा है हमारे भारत से, वो दिनों दिन अमीर होता जा रहा है हमारे भारत के द्वारा। तो बस लोगों के आकर्षण का केंद्र बना कौन, भारत। और भारत पर होने लगे विदेशी आक्रमण। तो भारत पर विदेशी जितने भी आक्रमण हुए हैं उन सब का जो कारण है वो केवल और केवल हम ही लोग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की जो धारणाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से थी कि अतिथि देवो भव, आइए अतिथि का हम स्वागत करते हैं, और वही अतिथि फिर हम लोगों को क्या बनाता था, गुलाम बना करके चला जाता था। ठीक है, तो 17 मई सन 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचेगा कौन, वास्को डी गामा। 90 दिन की समुद्री यात्रा करके आएगा, जहाज का नाम होगा साओ गैब्रियल, और केरल के ही शासक जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया जाएगा। इसी के बाद 1499 में वास्को डी गामा भारत से वापस चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जब ये वापस जाएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा बल्कि हिंदुस्तान से लेकर के जाएगा ब्लैक पेपर, काली मिर्च। हिंदुस्तान से काली मिर्च लेकर के वापस जाएगा। और ध्यान रखिए, जब काली मिर्च को ये जाकर के यूरोप में बेचेगा, पुर्तगाल में बेचेगा, तो ध्यान रखिए उस काली मिर्च का उसे इतना दाम, 60 गुना दाम मिलेगा जितना दाम वो आने और जाने में टोटल खर्चा हुआ है, उस पूरे खर्चे का 60 गुना दाम में वो काली मिर्च बिकी। तो बस वास्को डी गामा को समझ में आ गया कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिंदुस्तान है वो बहुत अच्छा देश है, तो क्यों समय को व्यतीत किया जाए या व्यर्थ किया जाए और तुरंत निकला जाए कहां, हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि दोस्तों काली मिर्च इसलिए इतने ज्यादा दाम पे बिकी क्योंकि काली मिर्च होती है बहुत गर्म, और जो यूरोपियन कंट्रियां हैं वो होती है बहुत ठंडी कंट्रियां। तो बस गर्म चीजों की डिमांड हुई और जो काली मिर्च था वो 60 गुने दाम पर बिका।
बस यही रीजन था कि वास्को डी गामा फिर से आने के लिए क्या हो गया, भारत में मजबूर हो गया। और ध्यान रखेंगे ये वास्को डी गामा वापस भारत आया कब 1502 में। 1502 में भारत में फिर से वापसी हुई किसकी, वास्को डी गामा की। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों जब 1502 में वास्को डी गामा भारत आया तो इस बार ये अकेला नहीं आया। 1502 में व्यापारियों के दल के साथ आया। इस बार ये अकेला नहीं बल्कि व्यापारियों के, मर्चेंट्स के पूरे एक ग्रुप को लेकर के आया 1502 में भारत। और ध्यान रखेंगे 1502 में भारत जब आया तो 1503 में इन लोगों ने अपनी क्या कर दी, एक सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित करी। कहां, कोचीन में। कोचीन में फैक्ट्री लगाई। पुर्तगालियों के द्वारा अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां लगाई गई, कोचीन में लगाई गई। कब लगाई गई, 1503 लगाई गई। लेकिन क्योंकि इनका जो रास्ता था वो इतना साफ नहीं था कि हिंदुस्तान में ये लोग बड़ी आराम से जो है अपना व्यापार चला सके, क्योंकि इनके सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर पहले से मौजूद थे। और आज के जैसा कंपटीशन नहीं था। पहले जो कॉम्पिटिटर हुआ करते थे वो अपने आसपास किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे देश के जो व्यापारी हैं उनको टिकने ही नहीं देते थे, उनको मारकर वहां से भगा दिया करते थे। तो सेम समस्या इन लोगों के पास में भी थी। पुर्तगालियों के पास सबसे बड़ी समस्या थी अरबी लोग। जो अरब के लोग व्यापार कर रहे थे भारत में, मिस्र के लोग व्यापार कर रहे थे भारत में, और जो आसपास के इलाके के जो लोग व्यापार कर रहे थे भारत में, वो लोग सबसे बड़ी समस्या थी किसके लिए, इन पुर्तगालियों के लिए। इसीलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, पुर्तगालियों ने सोचा कि क्यों ना, जब ये लोगों का मन है कि हम लोगों को मार करके भगाएं, तो क्यों ना हम ही लोग ऐसा करें कि हम ही इनके व्यापार को छीन लें और इनको मार करके यहाँ से भगा दें। बस इसी उद्देश्य से ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1505 में 1505 में एक काम किया गया कि भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बना करके भेजा गया किसको, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 में पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर बना करके भेजा गया। और ध्यान रखेंगे यही पहला गवर्नर है भारत में पुर्तगालियों का, जिसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ध्यान रखेंगे ये कब तक रुकेगा, 1505 से लेकर के 1509 तक ये भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर रहेगा। आते ही 1505 में ये अटैक कर देगा किसके ऊपर, अरेबियंस के ऊपर। और ध्यान रखेंगे अरबों के ऊपर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा की गई इस हमले को ही एक नाम दिया जाता है अल्मीडा की नीली जल नीति। अरेबियंस के ऊपर अल्मीडा की इस आक्रमण को ही एक नाम दिया जाता है क्या, अल्मीडा की नीली जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। तो ध्यान रखेंगे अल्मीडा के द्वारा नीली जल नीति का प्रयोग किया गया और आक्रमण किया गया किसके ऊपर, अरेबियंस के ऊपर। और ध्यान रखेंगे इस अरेबियंस के ऊपर इसका ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 1509 में अल्मीडा जो था वो वापस चला गया कहां, अपने देश। लेकिन ध्यान रखेंगे 1509 में ही एक और पर्सन को पुर्तगालियों का भारत में अगला गवर्नर, दूसरा गवर्नर बना करके भेजा गया, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को 1509 में दूसरा गवर्नर बना करके भेजा गया। और ध्यान रखेंगे इसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क का भारत में 1509 से लेकर के 1515 तक ये भारत में रहेगा। और ध्यान रखिए 1515 में ही इसकी डेथ कहां हो जाएगी, भारत में ही हो जाएगी। और एकमात्र पुर्तगाली गवर्नर जिसकी कब्र कहां है, भारत में ही है, वो कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ध्यान रखिए, पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक कहा गया है। क्यों? कुछ रीजन हुआ होगा, तभी तो अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा गया पुर्तगालियों का भारत में। क्योंकि ध्यान रखिए दोस्तों, जो अल्बुकर्क था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने यूसुफ आदिल शाही शासकों के ऊपर आक्रमण किया आते ही। और ध्यान रखेंगे, इसी अल्बुकर्क ने आदिल शाही शासकों से हासिल किया किसे? गोवा। किससे? आदिल शाही शासकों से। इसने यूसुफ आदिल शाही पर आक्रमण किया और उसी से गोवा हासिल किया। और अभी तक इन लोगों की राजधानी कहाँ है? कोचीन में है। लेकिन ध्यान रखेंगे, आगे चलकर के इनकी राजधानी क्या हो जाएगी? गोवा हो जाएगी। और अंत तक ये कहाँ मिलेंगे? गोवा में मिलेंगे। भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन कौन है? पुर्तगाली। और भारत से वापस जाने वाले सबसे पहले यूरोपियन, सबसे बाद में वापस जाने वाले यूरोपियन कौन है? पुर्तगाली ही है। तो ध्यान रखेंगे, गोवा हासिल किया इसने किससे? आदिल शाही शासकों से। इसके बाद 1515 में इसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद बड़े लंबे समय तक पुर्तगालियों का भारत में कोई गवर्नर नहीं होगा। लेकिन इसी के बाद जो होगा 1529 में बड़े लंबे समय के बाद पुर्तगालियों का भारत में तीसरा गवर्नर बनाकर के भेजा जाएगा नीनो डी कुना को। नीनो डी कुना, केवल एक बात याद रखिए, पुर्तगालियों की अभी तक राजधानी हुआ करती थी कोचीन। लेकिन पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित करने वाला कौन है? तो नीनो डी कुना। अभी तक तो पुर्तगालियों की राजधानी हुआ करती थी कोचीन, लेकिन अब हो जाएगी इनकी राजधानी क्या? गोवा। और अंतिम बार भी ये लोग कहां मिलेंगे? गोवा में ही मिलेंगे, जब 1561 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक अभियान किया जाएगा कि यहाँ से लोगों को खदेड़ा जाएगा, भगाया जाएगा। तब भी अंतिम बार ये लोग कहां मिलेंगे? गोवा, दमन और दीव में मिलेंगे। इसके बाद गोवा को 371 आई के तहत क्या कर दिया जाएगा? विशेष राज्य का दर्जा दिला दिया जाएगा। और वो बनेगा 1987 में हमारे देश का 25वां राज्य। हमारे देश का 25वां राज्य बनेगा गोवा 1987 में। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी जो है आने का क्रम चलता रहेगा। सबसे पहले आएगा कौन? वास्को डी गामा। सबसे पहला गवर्नर कौन बनेगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा गवर्नर कौन बनेगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और तीसरा गवर्नर कौन बनेगा? नीनो डी कुना। ये था भारत में पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर। अल्फांसो सुनकर के मुंह में पानी तो जरूर आया होगा आप लोगों के। ध्यान रखेंगे, आम की सबसे बेस्ट वैरायटी होती है अल्फांसोस मैंगोज। ध्यान रखेंगे, आम के सबसे बेस्ट वैरायटी का नाम किसके नाम पर रखा गया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पर रखा गया था, अल्फांसोस मैंगो। और ध्यान रखेंगे, अल्फांसोस मैंगो मिलते कहां हैं? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मिलते हैं। क्या? अल्फांसो मैंगो, जो आम की सबसे बेस्ट वैरायटी होती है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन बनते हैं कहां से? पुर्तगालियों के भारत में कंट्रीब्यूशन से। भारत में पुर्तगालियों का योगदान। भारत में पुर्तगालियों का योगदान। भारत में पुर्तगालियों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत में आलू की खेती करने वाले कौन है? पुर्तगाली। भारत में पपीता, पपाया की खेती शुरू करवाने वाले भी कौन हैं? पुर्तगाली। मूंगफली की खेती करवाने वाले भी कौन हैं?
पुर्तगाली और साथ साथ काजू। तो आलू, पपीता, मूंगफली, काजू, संतरा, इन सब की खेती शुरू करवाने वाले भारत में कौन है? पुर्तगाली। भारत में जो चर्च का कैथोलिक मॉडल आया वो भी लाने वाले कौन है? पुर्तगाली। चर्च का कैथोलिक मॉडल लाने वाले भी कौन है? पुर्तगाली। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले भी कौन है? पुर्तगाली। और ध्यान रखिए भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होगी 1557 में। 1557 में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस लगेगी, वो भी कहां? गोवा में। जहाज निर्माण करने की शुरुआत करवाने वाले भारत में कौन है? पुर्तगाली। और ध्यान रखिए दोस्तों, इन लोगों का और भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। जैसे एग्जांपल के लिए भारत में तंबाकू की खेती करवाने वाले कौन है? पुर्तगाली। तंबाकू, अफीम, ये सब भारत में लाने वाले कौन है? पुर्तगाली ही थे, है ना। भारत में वाणिज्यिक खेती की शुरुआत करने वाले भी कौन है? पुर्तगाली। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कुछ कंट्रीब्यूशन भी है भारत में पुर्तगालियों का। भारत में आलू की खेती करवाने वाले, पपीता की खेती करवाने वाले, मूंगफली, काजू, संतरा, चर्च का कैथोलिक मॉडल लाने वाले, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले, जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग करवाने वाले, है ना, तंबाकू की खेती और वाणिज्यिक खेती की शुरुआत या वाणिज्यिक कृषि की शुरुआत, कृषि लिख सकते हैं, वाणिज्यिक कृषि की शुरुआत भी किन्होंने की? पुर्तगालियों ने की। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? डचेस के बारे में, है ना। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन किस सीक्वेंस में आए, आकर के इन्होंने क्या क्या किया। अभी सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो इनको बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे कि कब क्या कैसे हुआ, है ना। अभी सिर्फ हम लोगों को इनके बारे में जानना है कि किस किस सीक्वेंस में आए और थोड़ा थोड़ा इनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश में क्या है। इसी के बाद दोनों ध्यान रखते हैं। इसके बाद आए डचेस। तो डचेस के बारे में पढ़ना है। डचेस लोग जो आए भारत में वो आ तो गए थे कब? 1596 में, 1596 में आ चुके थे। लेकिन उनकी जो सबसे पहली कंपनी स्थापित होगी वो होगी 1602 में। तो ध्यान रखेंगे 1596 में जो सबसे पहला डच पर्सन भारत आएगा उसका नाम होगा कैनेलियस हाउटमैन। कैनेलियस हाउटमैन नाम का शख्स सबसे पहले आएगा भारत में, जो कि कहां से आएगा? डच से आएगा या नीदरलैंड हॉलैंड से आएगा, है ना। और ध्यान रखेंगे इसके बाद 1602 में इनकी कंपनी स्थापित हो जाएगी भारत में। कंपनी का नाम आप नॉर्मल तरीके से याद रखेंगे। कंपनी हमेशा कंपनी के नाम के आगे हमेशा आगे क्या लगाएंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अगर वो पुर्तगाल से आई है तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर वो डच से आई है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन से आई है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन से आई है तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। इस प्रकार से बाकी इनके जो नाम हुआ करते थे वो अलग ही प्रकार के हुआ करते थे, लेकिन आपको वो नाम याद नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं पुर्तगालियों की जो भारत में कंपनी की स्थापना हुई वो इनके हिसाब से इनका नाम क्या था? एस्टाडो दी इंडिया, है ना। लेकिन वो नाम हम लोग को याद नहीं करने, हम कभी भी एग्जाम में आपसे पूछे नहीं जानते, इसलिए आप सिर्फ क्या करोगे? नाम के आगे, देश के नाम के आगे क्या लगा दोगे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ध्यान रखेंगे कैनेलियस हाउटमैन नाम का शख्स 1596 में आया और 1602 में ही
भारत में कंपनी की स्थापना हो गई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसी के पश्चात 1605 में 1605 में इनकी सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित हुई कहां? मुसलीपट्टनम में। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानने के लिए 1605 में मुसलीपट्टनम में इनकी सबसे पहले फैक्ट्री लगी। धीरे धीरे करके इन लोगों ने अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया, लेकिन ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने आई 1759 में। ध्यान रखिए दोस्तों, 1759 में एक फेमस बैटल लड़ा गया, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ बेदरा या बेदरा का युद्ध। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो बेदरा का युद्ध हुआ था वो हुआ था बिटवीन ब्रिटिश यानी अंग्रेजों और डचों के बीच। लेकिन ध्यान रखेंगे इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था और मजबूरन अपना पूरा व्यापार छोड़कर या अंग्रेजों को सौंपकर डचों को वापस जाना पड़ा कहां? अपने देश नीदरलैंड या हॉलैंड। तो 1759 में ही डचों का जो क्रियाक्रम था वो कर डाला था इन्होंने अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों के द्वारा डचों को हरा दिया गया बैटल ऑफ बेदरा में या बेदरा के युद्ध में। और बैटल ऑफ बेदरा के बाद ही डचों को अपना पूरा का पूरा व्यापार छोड़ करके जाना पड़ा कहां? अपने देश। क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में हारने का, डचों के हारने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था क्योंकि डच जो थे बहुत ही कम जो इंटरेस्ट है वो दिखाया करते थे कहां? इंडिया में। क्योंकि इंडिया के जैसे और भी जो पूर्वी देश थे वहां पर इनका व्यापार बहुत ज्यादा फैल रखा था, जैसे चीन में, जैसे इंडोनेशिया में, है ना। इस जगह पे इनका व्यापार बहुत ज्यादा फैल रखा था। और क्योंकि इनके पास में इतनी ज्यादा नेवीज ये भी नहीं थी, बस यही इनकी हार का सबसे बड़ा कारण बना था। और डचों को 1559 में ही अपना पूरा का पूरा व्यापार अंग्रेजों को सौंप कर जाना पड़ा कहां? अपने देश वापस। और यहीं पर इन लोगों का चक्कर हो गया रोल। और इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे जो क्रूर लोग थे, जो सबसे निर्दयी लोग थे, उनके बारे में, जो है कौन? ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। तो अब बात करते हैं किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में। ध्यान रखिए 1599 में सबसे पहला अंग्रेज व्यक्ति भारत आया जिसका नाम था जॉन मिल्टन हाल। जॉन मिल्टन हाल नाम का एक शख्स भारत आया 1599 में। और ध्यान रखेंगे इसने पूरी की पूरी देखी करी भारत की, और निरीक्षण करने के बाद इसने ये इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत जो है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजेदार देश है। तो बस 1599 में ही ये वापस लौट गया अपने देश ब्रिटेन। और ध्यान रखेंगे वहां जाकर के पूरे व्यापारियों के दल को इसने इकट्ठा किया और उसे नाम दिया किसका? मर्चेंट एडवेंचर्स का। और यही मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ग्रुप गया किसके पास? वहां की महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के पास। और इन मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप ने ही महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से परमिशन मांगी पूर्वी देशों में एकाधिकार व्यापार करने की, यानी व्यापार करने के एकाधिकार की मांग की किसने? मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप ने। और ध्यान रखिए महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने 20 साल के लिए इस मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को परमिशन दे भी दिया कि जाएं और जाकर क्या कर सकते हैं? वो लोग एकाधिकार व्यापार कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ही एक व्यापारियों का दल कहां निकल पड़ा? पूर्वी देशों की ओर यानी निकल पड़ा। और उसी पूर्वी देशों में एक देश हमारा भी था जिसका नाम था हिंदुस्तान। और ध्यान रखेंगे 1599 में सबसे पहले आया था कौन? जॉन मिल्टन हाल। यही जाकर के पूरे व्यापारियों के दल को जोड़ेगा और उस दल को नाम देगा क्या? मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का। और यही 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को
स्थापना होगी किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसकी स्थापना कहां होगी? लंदन में। तो ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखोगे डेट 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को स्थापना हुई थी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि कहां हुई थी? लंदन में। इसी के बाद भारत में ये लोग आए और भारत में आने के बाद आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, अगर इस टाइप की बात की जाए 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है कहां? लंदन में। तो इस टाइम अगर भारत की बात करें तो दोस्तों भारत में इस समय चल रहा था मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी, और मुगल डायनेस्टी में रूल कर रहा था कौन? एक बहुत ही महान मुगल शासक जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और ध्यान रखिए 1603 और 4, कहीं कहीं पर 3 मिलेगा, कहीं पर 4 मिलेगा। 1603 और 4 में एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम था रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच नाम का व्यक्ति आया कहां? अकबर के दरबार में। और ध्यान रखिए अकबर के दरबार को विजिट करने वाला एकमात्र अंग्रेज व्यक्ति कौन है? रॉल्फ फिंच। लेकिन ध्यान रखिए रॉल्फ फिंच को अकबर के द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई थी भारत में व्यापार करने की। इसी के बाद सन 1608 में एक और अंग्रेज व्यक्ति भारत आया जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था ये भी आया हिंदुस्तान और गया कहां? मुगलों के दरबार में। लेकिन 1608 में ये आया दोस्तों, ध्यान रखेंगे सन 1605 में मुगल बादशाह अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी। और इसके बाद अकबर का ही पुत्र सलीम यानी जहांगीर जो था भारत में मुगल शासन में क्या कर रहा था? रूल कर रहा था। और ध्यान रखेंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके दरबार को विजिट करने के लिए गया? जहांगीर के दरबार को विजिट करने के लिए गया। और ध्यान रखेंगे जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को ये परमिशन दे दी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है या ब्रिटिश लोग हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाहे तो भारत में व्यापार कर सकती है, फैक्ट्री डाल सकती है। बस इसी का नतीजा निकला कि 1611 में ब्रिटिशर्स की सबसे पहली फैक्ट्री डलेगी, लेकिन अस्थायी फैक्ट्री डलेगी। ध्यान रखिए दोस्तों, ये कोई स्थायी फैक्ट्री नहीं है बल्कि एक टेम्पररी फैक्ट्री डली 1611 में, वो भी कहां? मछलीपट्टनम में। तो अंग्रेजों की सबसे पहली एक अस्थायी फैक्ट्री डली कहां? मछलीपट्टनम में। इसी के बाद सन 1613 में इन लोगों ने अपनी सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई। तो अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री कहां लगी, तो मछलीपट्टनम में लगी। कब लगी? तो 1611 में लगी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछे कि बताइए अंग्रेजों की सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री कहां लगी, तो ध्यान रखिए दोस्तों सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री की लगी कहां? गुजरात के सूरत में। और अगर आपसे पूछा जाए स्थायी फैक्ट्री कब लगी, तो 1613 में। 1611 में इन्होंने अपनी सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाई कहां? मछलीपट्टनम में। 1613 में इन्होंने अपनी सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की सूरत यानी गुजरात में। इसके बाद ध्यान रखिए दोस्तों सन 1615 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। 1615 में ही आगमन हुआ किसका? एक व्यक्ति का जिसका नाम था सर टॉमस रो। ध्यान रखिए दोस्तों 1615 में ही एक व्यक्ति का आगमन हुआ, सर टॉमस रो। और ध्यान रखेंगे सर टॉमस रो था कौन? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो उस समय ब्रिटेन के महाराज हुआ करते थे, जेम्स प्रथम या जेम्स फर्स्ट। इसी जेम्स फर्स्ट का प्रतिनिधि हुआ करता था कौन? सर टॉमस रो। और ये सर टॉमस रो आया भारत और भारत आकर के इसने दरबार विजिट किया किसका? जहांगीर का। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए अकबर के दरबार को विजिट करने वाला पहला अंग्रेज कौन है? तो ध्यान रखिए उसका नाम था रॉल्फ फिंच। जहांगीर के दरबार को किसने किसने विजिट किया? तो ध्यान रखिए जहांगीर के दरबार को दो लोग विजिट करेंगे, एक तो है कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस और दूसरा है सर टॉमस रो। अगर पहला पूछा जाए तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो कि 1608 में करेगा और सर टॉमस रो रहेगा
वो कब करेगा? 1615 में करेगा। 1615 में सर थॉमस लो आया और सर थॉमस लो था कौन? जेम्स फर्स्ट का प्रतिनिधि हुआ करता था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटेगी। कहने का मतलब देखिए, ये जो अंग्रेज थे ये लक साथ लेकर के आए थे, एक के बाद एक जो है इनके साथ घटनाएं ऐसी घटती गई कि लगातार क्या होते गए? डोमिनेंस स्थापित करते गए अपने कहां? भारत में। एक महत्वपूर्ण और घटना है जो घटी कब? 1662 में। 1662 में दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो इंग्लैंड का प्रिंस हुआ करता था जिसका नाम था प्रिंस चार्ल्स सेकंड, और जो पुर्तगाल के महाराज की बेटी हुआ करती थी, यानी वो क्या कहलाएगी? प्रिंसेस। और ध्यान रखेंगे, जो पुर्तगाल की प्रिंसेस थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। क्या नाम था? कैथरीन ब्रिगेंजा। एक से तो नाम आता है लोगों का, तो ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स सेकंड और पुर्तगाल की प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा, इन दोनों का क्या हुआ? विवाह हुआ। और ध्यान रखेंगे, विवाह में सिर्फ और सिर्फ दहेज हिंदुस्तान में नहीं चलता, पूरी की पूरी दुनिया में दहेज लिया और दिया जाता है। बस प्रिंस चार्ल्स को जो पुर्तगाल था उसने दहेज में क्या दे दिया? दहेज में दे दिया बंबई। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, बंबई मतलब आज का मुंबई ना देखें, बंबई उस समय के बंबई यानी आज का पूरा महाराष्ट्र, और साथ ही साथ आप ऐड कर दीजिए किसको? गुजरात को। इतना बड़ा एरिया दहेज में दे दिया गया किसको? ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स सेकंड को। अब प्रिंस चार्ल्स को यहाँ कौन सा चाय की रेडी लगानी थी? तो ध्यान रखेंगे, प्रिंस चार्ल्स ने अपना ये दहेज में मिला हुआ बंबई भाड़े पर चढ़ा दिया, किराए पर चढ़ा दिया। किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड पर। ध्यान रखेंगे, 10 पाउंड किराए पर पूरा का पूरा बंबई किराए में दे दिया गया। किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये बहुत बड़ी जीत थी किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसी के पश्चात ध्यान रखेंगे, एक और जो मजेदार घटना घटी जिन्होंने अंग्रेजों के डोमिनेंस को और ज्यादा मजबूत करने में बहुत ज्यादा सहायता करी, वो घटना घटी थी 1717 में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सन 1717 में भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था फर्रुखशियर। और ध्यान रखेंगे, इसी फर्रुखशियर के पांव में एक समय हो गया क्या? फोड़ा। जब पांव में फर्रुखशियर के फोड़ा हुआ तो उसने राजवैदों को दिखाया। राजवैदों ने उसे नसीहत दी कि अगर फोड़ा जल्द से जल्द ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है हमें आपका पैर क्या करना पड़े? काटना पड़े। बस फर्रुखशियर परेशान हुआ, लेकिन हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा होते ना। जब आपका किस्मत ही मेहरबान है तो गधा भी क्या है? पहलवान है। बस यही नतीजा निकला 1717 में। एक अंग्रेज डॉक्टर जो कि विजिट करने के लिए गया किसको? इस फर्रुखशियर के दरबार को। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन नाम का एक शख्स फर्रुखशियर के दरबार को विजिट करने के लिए गया हुआ था 1717 में। फर्रुखशियर ने अपनी परेशानी बताई और विलियम हैमिल्टन ने उसका इलाज बताया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, विलियम हैमिल्टन ने मात्र पेट्रोलियम जेली अप्लाई करी और उसके फोड़े पर चीरा लगा दिया। और चीरा लगाने से और पेट्रोलियम जेली अप्लाई करने से भला चंगा हो गया कौन? फर्रुखशियर। और फर्रुखशियर भला चंगा तो हुआ और खुशी खुशी में उसने क्या कर दिया? गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया। किसे? अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान पकड़ा दिया कि अब अंग्रेज क्या कर सकते हैं? बिना किसी राजस्व के, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी कर के हिंदुस्तान में कहीं भी क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। ये अंग्रेजों की एक और सबसे बड़ी जीत थी जो हुई कब? 1717 में। 1717 के पश्चात अगर बात की जाए बंगाल की, तो बंगाल देखो दोस्तों, जो अंग्रेज थे वो 3 प्रेसिडेंसीज में काम किया करते थे, बंबई, बंगाल और मद्रास।
बंबई, बंगाल और मद्रास, इन 3 प्रेसिडेंसीज में अंग्रेज काम किया करते थे। लेकिन इन 3 प्रेसिडेंसीज में इन्होंने सबसे पहले जहां शासन किया वो था बंगाल। तो दोस्तों सारी जगहों को समझने से पहले थोड़ा सा बंगाल को समझना अत्यधिक जरूरी है। तो बात करते हैं किसके बारे में? बंगाल के बारे में। दोस्तों अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल का देखिए अंग्रेजों के टाइम पे जो बंगाल था वो बंगाल पे लोगों ने अंग्रेजों ने अधिकार किया, लेकिन बंगाल था क्या, बंगाल को समझना जरूरी है। तो बंगाल जो था अगर बात की जाए 1700 के टाइम की, तो 1700 में हमारे हिंदुस्तान पर चल रहा था क्या? मुगल सल्तनत और मुगल डायनेस्टी में रूल कर रहा था कौन? औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर के द्वारा सन 1700 ईस्वी में यहां बंगाल का सूबेदार बनाया गया किसको? एक व्यक्ति को जिसका नाम था अजीम उशान। क्या नाम था? अजीम उशान। अजीम उशान के नाम के शख्स को बंगाल का क्या बना दिया गया? सूबेदार बना दिया गया। लेकिन ये अजीम उशान जो था ये औरंगजेब का काफी खास हुआ करता था, इसलिए ये बंगाल में कम और दिल्ली में ज्यादा रहा करता था। इसलिए बंगाल की देखरेख करने के लिए अजीम उशान ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान। क्या नाम था दोस्तों? मुर्शीद कुली खान। अजीम उशान, जिस प्रकार अजीम उशान औरंगजेब का खास हुआ करता था, उसी प्रकार मुर्शीद कुली खान अजीम उशान का काफी खास व्यक्ति हुआ करता था। और इसी मुर्शीद कुली खान को 1700 में अपना पूरा बागडोर सौंप करके अजीम उशान चला गया कहां? दिल्ली। और ध्यान रखेंगे 1700 से रूल कर रहा था कौन? मुर्शीद कुली खान। लेकिन अभी तक ये केवल और केवल किस पद पर रूल कर रहा था? सूबेदार के पद पर। लेकिन दोस्तों हम सभी को पता है 1707 में डेथ हुई किसकी? औरंगजेब आलमगीर की। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई एकदम से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ किनका? मुगलों का। एकदम से मुगल जो थे वो ताश के पत्ते की तरह ढह गए। और इसी का नतीजा निकला कि मुगलों के जितने भी अभी तक राज्य हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, सूबे हुआ करते थे, वो सब उनसे क्या होने लगे? इंडिपेंडेंट होने लगे। उसी इंडिपेंडेंसी में कुछ राज्य या कुछ सूबे निकल करके आए, जिसमें वो एक था हैदराबाद, एक था अवध और एक था कौन? बंगाल। तो ये बंगाल जो राज्य था इसने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया 1717 में। और 1717 में मुर्शीद कुली खान ने कहा कि अब बंगाल मुगलों का कोई सूबा नहीं बल्कि ये उनसे इंडिपेंडेंट हो चुका है और मैं यानी मुर्शीद कुली खान ही क्या है? बंगाल का सबसे पहला नवाब है। और ध्यान रखिए दोस्तों इसी मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में सबसे पहले नवाबी की 1717 से लेकर के 1727 तक ये बंगाल का क्या रहा? नवाब रहा। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन है? मुर्शीद कुली खान। अभी तक बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी ढाका, लेकिन मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके कहां कर दी? मुर्शिदाबाद। अभी तक जो बंगाल की राजधानी थी वो हुआ करती थी ढाका, लेकिन अब जो है बंगाल की राजधानी क्या कहलाएगी? मुर्शिदाबाद। 1717 से लेकर के 1727 तक नवाबी की किसने? मुर्शीद कुली खान ने। लेकिन मुर्शीद कुली खान की क्या हो गई? नेचुरल डेथ हो गई। और जैसे ही मुर्शीद कुली खान मरा, इसी के बाद इसी का एक पुत्र जिसका नाम था सुजाउद्दीन। क्या नाम था दोस्तों? सुजाउद्दीन। ये शख्स जो है बंगाल का अगला नवाब बना और ये इसने भी नवाबी करी 1727 से लेकर के 1739 तक। 1727 से लेकर के 1739 लगभग 12 साल तक नवाबी करी किसने? सुजाउद्दीन ने। यहां तक की सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, लेकिन इसी के बाद इसी का एक चचेरा भाई जिसका नाम हुआ करता था सरफराज खान। ध्यान रखेंगे जब सरफराज खान बंगाल का अगला नवाब बना 1739 में, तो बस इसी बात से काफी नाराज हुआ कौन? एक व्यक्ति जिसका नाम था अली वर्दी खान। और ध्यान रखेंगे बिल्कुल बात पसंद नहीं आई सरफराज खान के नवाब बनने की किसको? अली वर्दी खान को। और इसी अली वर्दी खान ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? सरफराज खान के ऊपर। और ध्यान रखेंगे 1740 में एक फेमस बैटल लड़ा जाएगा। 1740 में एक बैटल लड़ा गया, बैटल ऑफ घेरिया या घेरिया का युद्ध।
और ये युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? अलीवर्दी खान और सरफराज खान के मध्य। और ध्यान रखिए दोस्तों, इस युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित कर क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। और 1740 में ही अलीवर्दी खान अगला नवाब बनकर के बैठ गया किसका? बंगाल का। और यही बना बंगाल का अगला नवाब। और ध्यान रखेंगे, इसी अलीवर्दी खान ने बंगाल में नवाबी की कब से कब तक? 1740 से लेकर के 1756 तक बंगाल में नवाबी कौन करेगा? अलीवर्दी खान। तो बंगाल का अगला नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान। ये बंगाल का नवाब रहा 1740 से लेकर के 1756 तक। ध्यान रखिए दोस्तों, अलीवर्दी खान को समझ में आ गया था कि ये जो अंग्रेज हैं ये भारत में व्यापार के उद्देश्य से नहीं बल्कि भारत में प्रशासन करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए आए हुए हैं। इसीलिए दोस्तों अलीवर्दी खान ने एक टिप्पणी कही थी किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, कि अंग्रेज जो है मधुमक्खी के समान है। जिस प्रकार मधुमक्खी को आप पालोगे तो मधुमक्खी आपको खूब सारा शहद देती है, ठीक उसी प्रकार ये जो अंग्रेज है, अगर इन अंग्रेजों को आप पालोगे तो ये आपको खूब सारा शहद देंगे, खूब सारा लाभ देंगे। लेकिन यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये डंक मार मार के, क्योंकि मधुमक्खी का स्वभाव कैसा होता है, मधुमक्खी को यदि छेड़ा जाए तो वो डंक मार मार क्या कर देती है? आपकी हत्या कर देती है। सेम उसी प्रकार ये जो अंग्रेज है वो क्या कर देंगे? डंक मार मार के आपकी हत्या कर देंगे। ये बात कही थी किसने? अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान जब तक बंगाल का नवाब रहा तब तक बंगाल की स्थिति बहुत अच्छी थी, स्टेबल थी। लेकिन 1756 में डेथ हो गई किसकी? अलीवर्दी खान की। और इसी अलीवर्दी खान की पुत्री का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था सिराज-उद-दौला। कहने का मतलब सिराज-उद-दौला का अलीवर्दी क्या हुआ करता था? नाना हुआ करता था। और यही बना बंगाल का अगला नवाब, सिराज-उद-दौला। सिराज-उद-दौला नाम का शख्स बना बंगाल का अगला नवाब सन 1756 में। और ये रहेगा नवाब कब तक? मात्र 1 साल, 1757 तक। जब बंगाल का अगला नवाब बना सिराज-उद-दौला तो सिराज-उद-दौला ने एक फरमान जारी करवाया कि अब जो बंगाल में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज जो रूल कर रहे हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, जो अपने किले की किलेबंदी करना शुरू कर चुके हैं, वो क्या कर दें? अपने किले की किलेबंदी करना बंद कर दें। ध्यान रखेंगे, सिराज-उद-दौला ने फरमान जारी करवाया कि जो भी अब अपने किले की किलेबंदी कर रहा है वो अपने किले की किलेबंदी करना क्या कर दे? बंद कर दे, अन्यथा इसे हमारे फरमान की नाफरमानी मानी जाएगी और आपको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। और ध्यान रखेंगे, इस फरमान को मान लिया किसने? फ्रांसीसियों ने अपने किले की किलेबंदी करना बंद कर दिया। लेकिन नहीं माने कौन? अंग्रेज, क्योंकि ये आए हुए थे और ये ढीठ थे, है ना। और एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान मिला हुआ था कहां से? मुगल बादशाह से। और इनके मन का ये बहुत बड़ा क्या बन रखा था? एक घमंड बन रखा था, ईगो बन रखा था, जिसको उतारा किसने? सिराज-उद-दौला ने। लेकिन सिराज-उद-दौला के ऊपर इसका भार ही उल्टा पड़ गया। ये तो बाद में पता चला सिराज-उद-दौला को। तो ध्यान रखिए, सिराज-उद-दौला ने अंग्रेजों पर क्या कर दिया? आक्रमण करवा दिया। अंग्रेजों का जहां-जहां पर व्यापार चला करता था बंगाल में, बेसिकली 2-3 जगहों में अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार किया करते थे बंगाल में, जिसमें एक जगह थी श्रीरामपुर या शेरामपुर, कहीं पे मिलता है, एक था कासिम बाजार और एक था फोर्ट विलियम। अंग्रेजों के इन व्यापार या बाजार के जगहों पर सिराज-उद-दौला ने अटैक करवाया। और ध्यान रखेंगे, वहां से लगभग 146 अंग्रेजों को उसने बंदी बनवा लिया और एक 14x18 के कमरे में उन 146 अंग्रेजों को ठूस-ठूस कर भर दिया गया। 3 दिन के बाद जब गेट खोला गया तो 146 में से लगभग 123 अंग्रेज मर चुके थे, बचे थे केवल कितने? 23 अंग्रेज। और इन्हीं 23 अंग्रेजों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। और इसी विलियम हॉलवेल ने इस घटना को लिखा है और इस घटना का नाम है ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना, जो घटवाई गई थी कब? 20 जून
1756 को 20 जून सन 1756 को एक घटना घटी जिस घटना का नाम था काल कोठरी की घटना। क्या नाम था दोस्तों? काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो करवाई गई थी 20 जून 1756 को। 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया था, जिसमें से 123 मर गए और बचे हुए थे केवल कितने? 23। और इन 23 में एक व्यक्ति बचा जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। इस विलियम हॉलवेल को हम लोग क्यों याद रखे हैं? क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने इस घटना को लिखा था और ये घटना की जानकारी पहुंची कहां तक? ब्रिटेन के पार्लियामेंट तक। और ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने सोचा कि अभी तक तो हम केवल क्या कर रहे थे? भारत में व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब व्यापार के साथ साथ क्या करेंगे? प्रशासन भी करेंगे। और ध्यान रखेंगे, इसी उद्देश्य के साथ सन 1756 में बंगाल का सबसे पहला जो गवर्नर बनाकर के भेजा गया, वो भेजा जाएगा किसको? रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिए दोस्तों, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर बनकर के आएगा कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और आते ही स्ट्रेटेजी बनाने लगेगा युद्ध करने की या आक्रमण करने की। किसके ऊपर? सिराजुद्दौला के ऊपर। लेकिन सिराजुद्दौला को हराना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास पूरी की पूरी क्या थी? सोल्जर्स की फौज थी, है ना। 1757 में एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया बंगाल का सबसे पहला गवर्नर। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव नाम के शख्स को बंगाल का सबसे पहला गवर्नर बनाकर के भेजा गया अंग्रेजों के द्वारा। और इसी व्यक्ति ने 1756 में ही अटैक कर दिया किसके ऊपर? सिराजुद्दौला के ऊपर। ध्यान रखिए दोस्तों, 23 जून 1757 को युद्ध लड़ा गया, एक फेमस बैटल, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। और ध्यान रखेंगे, ये जो प्लासी का युद्ध था, ये लड़ा गया था किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध का हम नाम जानते हैं किसके नाम से? प्लासी के युद्ध के नाम से या बैटल ऑफ प्लासी के नाम से। और ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ थे मात्र 300 सैनिक और हमारे सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे लगभग 18,000 सैनिक। लेकिन इतिहास का सबसे उलटफेर युद्ध हुआ और 300 लोगों की सेना ने 18,000 की सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया और सिराजुद्दौला की हत्या कर इस युद्ध में विजय प्राप्त करी किन्होंने? अंग्रेजों ने, बैटल ऑफ प्लासी में। लेकिन इतना बड़ा उलटफेर हुआ तो हुआ क्यों? ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी सिराजुद्दौला के 2 मंत्री हुआ करते थे, जिसमें एक था सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर, और दूसरा इसका एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था राय दुर्लभ। तो मीर जाफर और राय दुर्लभ लड़ तो रहे थे सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन जब युद्ध की शुरुआत हुई तो दोनों जाकर के मिल गए किसकी तरफ? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। और ध्यान रखेंगे, जब सेनापति ही मिल गया तो पूरी की पूरी सेना भी जाकर के रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से लड़ने लगी और इतिहास का सबसे छोटा युद्ध बन गया। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध, जो मात्र कितने घंटे चला? 1.5 घंटे तक चला। इतिहास का सबसे छोटा युद्ध। माना जाता है कौन सा? बैटल ऑफ प्लासी। अब क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की मदद की थी किसने? मीर जाफर ने और राय दुर्लभ ने, और क्योंकि धोखा किया था किससे? सिराजुद्दौला से, तो इनाम तो मिलना ही था। बस इसी का नतीजा निकला 1757 में बंगाल का नवाब बना दिया गया किसको? मीर जाफर को। मीर जाफर जो था वो बंगाल का क्या बन गया? नवाब बन गया।
ध्यान रखिए दोस्तों, 1757 में मीर जाफर को बना दिया गया बंगाल का नवाब, लेकिन ये नाम मात्र का बंगाल का नवाब बना क्योंकि महबूब धर्म पर बना था किसके, अंग्रेजों के, इसलिए नाम मात्र का बंगाल का नवाब हुआ करता था मीर जाफर, लेकिन जो आदेश दिया जाता था किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, उसी आदेश को मानने के लिए क्या होता था, मजबूर होता था मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर को ये बात समझ में आई 1760 में कि जितनी औकात मेरी आज बंगाल का नवाब बनकर भी नहीं है, उससे भी ज्यादा मेरी हैसियत हुआ करती थी जब मैं सेनापति हुआ करता था किसका, सिराजुद्दौला का। बस विद्रोह पनपा किसके मन में, मीर जाफर के मन में। और ध्यान रखेंगे 1757 से बंगाल की नवाबी करना स्टार्ट किया और 1760 में अंग्रेजों के द्वारा इसको हटा दिया गया बंगाल के नवाबी के पद से। और इसी के एक दामाद को 1760 में क्या किया गया, बंगाल का अगला नवाब मान लिया गया या बना दिया गया, जिसका नाम था मीर कासिम। और ये मीर कासिम बंगाल का नवाब रहेगा सन 1760 से लेकर के सन 1763 तक, ये अगला नवाब था। लेकिन ध्यान रखेंगे जैसा चोर हुआ करता था, जैसा धोखेबाज हुआ करता था मीर जाफर, उतना ही देश के प्रति वफादार हुआ करता था कौन, या अपने राज्य के प्रति वफादार हुआ करता था मीर कासिम। बस मीर कासिम को ये बात समझ में आ गई कि अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, इसीलिए इस मीर कासिम ने 2 पत्र लिखे और पत्र में लिखा कि अभी अपनी आपसी रंजिशों को भुलाकर हमें अपने बाहरी दुश्मन से लड़ना चाहिए और उस दुश्मन को मारकर भगाना चाहिए। अभी हमारे सबसे बड़ी प्रायोरिटी यानी सबसे जो अभी हमारे सबसे पहला काम है वो क्या है, इन अंग्रेजों को बंगाल से या हमारे पूरे के पूरे देश से निकालकर बाहर करना। तो अभी आपसी रंजिशों को हम छोड़ें और हम लड़ें किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। इसने 2 पत्र लिखे, एक पत्र लिखा किसे, मुगल बादशाह को, भारत का उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था शाह आलम सेकंड, और दूसरा पत्र उसने लिखा अवध के नवाब को, जो कि हुआ करता था कौन, शुजा-उद-दौला। ये 2 पत्र भिजवाए किसने, मीर कासिम ने। जब इसकी जानकारी हुई अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल की नवाबी के पद से हटा दिया और वापस से बिठा दिया किसे, मीर जाफर को। और मीर जाफर फिर से बंगाल का नवाब बना 1763 से लेकर के 1765 तक। और ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि नवाब के द्वारा, बंगाल के नवाब मीर कासिम के द्वारा पत्र तो भिजवा दिए गए थे कहां, मुगल बादशाह के पास और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास। बस इसी का एक नतीजा निकला 1764 का बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो बक्सर का युद्ध था ये लड़ा गया था 2 लोगों के मध्य। एक तरफ से तो थे कौन, अंग्रेज, और दूसरी तरफ से हमारे 3 लोगों की सेना लड़ रही थी, जिसमें एक था बंगाल से मीर कासिम। अवध ये बंगाल का पहले नवाब हुआ करता था, अवध से लड़ रहा था कौन, शुजा-उद-दौला, जो कि कहां का नवाब था, अवध का नवाब था। और भारत की ओर से लड़ाई कर रहा था कौन, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय या शाह आलम सेकंड। ये कौन था, मुगल बादशाह। लेकिन एक और बार करारी हार झेलनी पड़ी किसे, भारत को। और ध्यान रखेंगे हमारे 3 लोगों की सम्मिलित सेना मिलकर के भी अंग्रेजों की सेना को हरा नहीं पाई। और ध्यान रखेंगे इस सेना का, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो नाम का शख्स क्या कर रहा था, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था। और हमारी ओर से 3 लोगों की सेना लड़ रही थी, लेकिन 3 लोगों की सेना मिलकर के भी अंग्रेजों की सेना को नहीं हरा पाई। और इसी का नतीजा निकला 1765 की संधि। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो 1765 की संधि थी वो हुई किसके मध्य, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और शुजा-उद-दौला के मध्य हुई। और इस संधि में ये कहा गया कि अभी तक तो
बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी यानी राजस्व वसूल करने का अधिकार हुआ करता था किसका? वहां के नवाबों का। लेकिन अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी वसूल करने के अधिकार किसे दे दिए गए? अंग्रेजों को दे दिए गए। ये थी अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत भारत में बंगाल की। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बंगाल, इन लोग व्यापार तो 3 जगह पे किया करते थे, बंगाल, मद्रास और बंबई, लेकिन इन्होंने सबसे पहले अधिकार कहां किया? बंगाल में किया। 1765 के बाद, 1765 से लेकर के 1772 तक 7 वर्षों तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में लगा दी। क्या? बंगाल में लगाया गया द्वैत शासन या डायरकी, और डायरकी अप्लाई कर दी गई, द्वैत शासन अप्लाई कर दिया गया कहां? बंगाल में। और इसी 7 साल के पीरियड को 1765 से लेकर 1772 तक के पीरियड को ही कहा जाता है भारत की लूट। और ध्यान रखिए 1765 में बंगाल में लगाया गया द्वैत शासन, जो कि लगाया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बस प्रेशर आना शुरू हुआ अन्य देशों के द्वारा इसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर। और ध्यान रखेंगे इन लोगों ने कहा कि ठीक है लूटिए, बट लूटने का भी क्या होना चाहिए? कोई सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले कोई सिस्टम बनाइए, उसके बाद ही ये सब काम कीजिए। तो बस इस बात का जब पता चला किसे? अंग्रेजों की पार्लियामेंट में, तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया कहां? अंग्रेजों की पार्लियामेंट में। और ध्यान रखेंगे इस रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर मुकदमा चलाया गया, और इसी मुकदमे से परेशान हैरान हुआ कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और ध्यान रखेंगे एकमात्र गवर्नर, अंग्रेजों का एकमात्र गवर्नर जिसने जहर खाकर के अपनी जान दे दी थी, आत्महत्या कर ली थी, वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। काफी अपमानित महसूस किया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इस रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया? जहर खाकर के अपनी आत्महत्या कर ली। इसी के बाद बंगाल का अगला गवर्नर बना करके भेजा जाएगा किसे? वॉरेन हेस्टिंग्स को। 1772 में बंगाल का अगला गवर्नर बना करके भेज दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। और इसी 1772 में आते ही इसने 2 काम किए। सबसे पहला काम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इसने पोस्ट बनाई। 1772 में ही इसने बंगाल में क्या बनाया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट बनाई। और साथ ही साथ बंगाल में जो डायरकी चल रही थी, जो द्वैत शासन चल रहा था, उस द्वैत शासन में क्या कर दिया इसने? अंत कर दिया। 1772 में 2 काम हुए। इसके बाद 1773 में आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम। और इस रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत सबसे पहला काम किया गया कि जो बंगाल का अभी तक हुआ करता था गवर्नर, उस बंगाल के गवर्नर को कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल पहला बना कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। और ध्यान रखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। जो गवर्नर था वही पोस्ट इंक्रीज होकर क्या हो गई? गवर्नर जनरल हो गई। क्या होता गवर्नर जनरल? जो 3 प्रेसिडेंसी में काम कर रहा था, अंग्रेजी शासन, बंगाल, मद्रास और बंबई, इन तीनों के जो गवर्नर्स के ऊपर कंट्रोल रखेगा वो कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा, ताकि बेईमानी ना हो सके। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया किसे? वॉरेन हेस्टिंग्स को। इसी के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में स्थापना कराई गई। 1774 में किसकी? कलकत्ता में स्थापना कराई गई सुप्रीम कोर्ट की। 1774 में कलकत्ता में बना सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था वो बनाया गया किसे? लॉर्ड एलिजा इम्पे को। लॉर्ड एलिजा इम्पे 1774 में स्थापित हुए कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस बने, मुख्य न्यायाधीश बने, और 3 अन्य न्यायाधीश और भी थे। लेकिन यहां से एक और कांड होना शुरू हुआ। ध्यान रखिए दोस्तों, जब कलकत्ता में स्थापित करवाया गया सुप्रीम कोर्ट, तो इस सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हुआ करता था उसका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे। और इसी लॉर्ड एलिजा इम्पे के साथ साठ-गांठ कर दी किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और इसे मित्र बना लिया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब जो व्यापार और जो प्रशासन था वो दोनों क्या होने लगे? मिलकर काम करने लगे। बस इसी का नतीजा निकला एक और बड़ी धांधली। वॉरेन हेस्टिंग्स किसी भी व्यक्ति को पकड़ता और भेजता किसकी कोर्ट में? लॉर्ड एलिजा इम्पे की कोर्ट में। और जो सजा सुनाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स कहता, वही सजा सुना डालता कौन? लॉर्ड एलिजा इम्पे। इसी का नतीजा निकला कि
3 लोगों पर मुकदमा चला करके भेजा किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, क्योंकि जो गलत काम कर रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसका 3 लोगों ने विरोध किया, जिसमें एक थी घसीटी बेगम जो कि बेसिकली मौसी हुआ करती थी किसकी? सिराजुद्दौला की, और एक था जो मीर कासिम हुआ करता था, उसी का एक मंत्री हुआ करता था नंद कुमार, और एक था चैट सिंह। इन तीनों ने विद्रोह किया किसके खिलाफ? वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ, कि आप गलत काम कर रहे हैं। बस इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने भेजा किसे? उन तीनों को एलिजा इम्पे की कोर्ट में, और एलिजा इम्पे ने बिना सोचे समझे तीनों को क्या कर दिया? फांसी पर चढ़ा दिया, और बहुत बड़ा बवाल हुआ। वापस से बुलाया गया किसे? इंग्लैंड की पार्लियामेंट में वॉरेन हेस्टिंग्स को, और गलत काम करने के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगाया गया महाभियोग, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित करने की जो प्रक्रिया है उसे ही कहा जाता है क्या? महाभियोग या इम्पीचमेंट। तो ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए भारत में एकमात्र गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ध्यान रखेंगे, उसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, जिस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया जाएगा? व्यापार और प्रशासन दोनों को क्या कर दिया जाएगा? अलग अलग कर दिया जाएगा। और उसके बाद हर 20 साल में एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, चार्टर अधिनियम आएगा, जो कि अगला आएगा कब? 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट आना शुरू हो जाएंगे, चार्टर एक्ट आना शुरू हो जाएंगे, और धीरे 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 इनका डोमिनेंस और बढ़ता जाएगा। फिर हमारी भी सब्र का बांध टूटेगा कब? 1857 में, और 1857 का विद्रोह होगा, जिस 1857 के विद्रोह को बहुत ही आसानी से शांत कर लिया जाएगा किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय अंग्रेजों का जो भारत का जो गवर्नर जनरल रहेगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा कौन? विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग के बाद जो लास्ट गवर्नर जनरल होगा इंडिया का, वो होगा कौन? कैनिंग। और इसी कैनिंग को 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में क्या बना दिया जाएगा? भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट अगर पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो वो भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसी के बाद धीरे धीरे करके इन लोगों का डोमिनेंस और बढ़ेगा, और 1857 से लेकर के 1947 तक का जो पीरियड हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये जो 90 साल का पीरियड है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे और विभिन्न चीजों के बारे में, जैसे 1885 में स्थापना होगी किसकी? कांग्रेस की। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की स्थापना की जाएगी किसके द्वारा? एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर के द्वारा, जिसका नाम था A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में स्थापना कर दी जाएगी किसकी? कांग्रेस की। इसी कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 2 शब्द जोड़े जाएंगे, इंडियन नेशनल वर्ड, है ना? तो अब इसका पूरा नाम हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसी के बाद 1905 में एक और काम होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस समय हमारे यहाँ का जो वायसराय होगा वो कौन होगा? लॉर्ड कर्जन, जिसके द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाएगा, वो भी धर्म के आधार पर, जिसका बहिष्कार होगा हिंदुस्तान के द्वारा, है ना? इसी के बाद 1906 में एक और काम होगा जिसको हम लोग जानते हैं। 1906 में बनेगी क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना होगी आगा खान के द्वारा। और इसके बाद 1907 में होता है क्या? सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस 2 हिस्सों में बटेगी। एक कहलाएंगे नरम दल, दूसरे कहलाएंगे गरम दल। गरम दल में थे कौन? लाल, बाल और पाल। इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद धीरे धीरे कर हम लोग 1947 तक पढ़ेंगे, पहुंचेंगे, और लास्ट फाइनली हम लोग को 15 अगस्त 1947 को क्या मिल जाएगी? आजादी मिल जाएगी। तो यहाँ तक का सब हम लोग बताया करना। फिलहाल अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा था कि अंग्रेज यानी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हमारे भारत में आई, वो किस किस स्टेप में या किस किस सीक्वेंस में आई, है ना? इसके बाद पढ़ेंगे हम किसके बारे में? डेनिस के बारे में, और लास्ट बच जाएंगे कौन? फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों? तो डेनिस और फ्रांसीसी ज्यादा कुछ नहीं है। जो डेनिस थे वो 1616 में सबसे पहले आएंगे भारत में, और 1616 में इनकी कंपनी स्थापित होगी।
1620 में इन लोगों की सबसे पहली फैक्ट्री लगेगी। इसी के बाद 1676 में जो है इन लोग अपनी और एक फैक्ट्री स्थापित करेंगे, कहाँ? श्रीरामपुर या श्रीरामपुर में। और लास्ट में देखो दोस्तों, जो डेनिस थे वो भारत में दो ही व्यापार किया करते थे। इनका दो ही फेमस व्यापार था, एक था सूती वस्त्र का व्यापार और दूसरा था चीन के साथ व्यापार, है ना। चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ये दो ही चीजों का व्यापार इन लोगों का हुआ करता था। इसी के बाद 1845 में इन लोग अपने मन से ही अपना पूरा का पूरा व्यापार अंग्रेजों को बेच करके कहाँ चले जाएंगे? अपने देश वापस चले जाएंगे, डेनमार्क, है ना। 1845 में इनका भी चक्कर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। 1845 में अपना पूरा का पूरा व्यापार बेच-बाच करके अपने देश वापस चले जाएंगे। बच गए कौन? फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों की सबसे पहली कंपनी बनी कब? 1664 में। फैक्ट्री कब लगी? 1668 में। गवर्नर आएंगे और धीरे धीरे करके इनका भी काम शुरू होता रहेगा। तो ये है सबसे पहला फेज, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। और ध्यान रखेंगे इसके बाद जो मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? मॉडर्न इंडिया में गवर्नर जनरल एंड वाइसरायस। गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, ये जो टॉपिक है वो मॉडर्न इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको पढ़ लिए मतलब मान के चलो लगभग मॉडर्न इंडिया का 60 to 70% जो सिलेबस है वो क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। इससे गवर्नर जनरल एंड वाइसराय से। ठीक है दोस्तों, तो आप हम लोग मिलेंगे कब? अगली क्लास में। कहाँ से? गवर्नर जनरल एंड वाइसराय स्टार्ट।